लॉकडाउन 3 शुरू होने के साथ ही देश में शराब की भी छूट दे दी गई है, जिसके बाद अब यूपी में भी 2 दिनों से शराब मिल रही है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदेश में शराब बिक्री जारी है, लेकिन भाजपा के ही कुछ नेता अब इसके खिलाफ हो गए हैं। कानपुर से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने शराब की दुकान खोलने का विरोध करते हुए सीएम योगी को खत लिखा है। तो बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी अपनी सरकार का विरोध जताया है। इसके अलावा गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि शराब की दुकानें बंद की जाएं। उनके मुताबिक अगर शराब बेचना जरूरी है तो शराब की कीमत दोगुनी कर ऑनलाइन बिक्री की जाए। करीब 1500 लोग हैं। बताओ, दारू के ठेकों। तो देखिए, आप तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आ रही हैं इसके बाद सवाल उठना तो लाजमी है, लेकिन जब अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े होने लगे तो फिर इस फैसले पर और भी सवाल गहरे हो जाते हैं। अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शराब बिक्री को बंद करने की मांग जो है वो की गई है। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने मांग उठाई है। बलिया के विधायक ने भी, सुरेंद्र सिंह ने भी ये मांग उठाई है। तो भाजपा के 3 विधायकों ने सीएम को खत लिखा है और बिक्री बंद करने की मांग की है। सवाल शराब बिक्री पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि शराब बिक्री के दौरान मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से टूट रही है। करीब 1500 लोग हैं। कि दाम के लिए इंसान की जान को खतरे में रखना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब शराब की दुकान खुलेगी तो फिर कौन सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन अप करवाएं। शराब की दुकान खुलने का मतलब महाराज, वो आदमी समाज को भी संकट में डालेगा और परिवार को भी संकट में डालेगा। और गरीबों के लिए, जो गरीब घर के शराबी हैं वो तो समझिए कि नहीं, शराब के लिए भोजन भी परिवार में नहीं मिलेगा और शराब पी जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा कोई पार्टी से और उसका विचार नहीं, मैं व्यक्तिगत विचार से आधार पर कर सकता हूं कि अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो आपने सुना, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बताओ, दारू के ठेकों। और गाजियाबाद से जो विधायक हैं उन्होंने भी विरोध जताया है, उन्होंने भी खत लिखा है। क्या कहा है, सुनिए। 2 दिन से समाचार जो चैनल्स पर आ रहे हैं और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लंबे लॉकडाउन के बाद एकदम शराब के ठेकों पर लंबी लाइन लग गई है और इतनी लंबी लाइन लगी है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा। ये अव्यवस्था उससे बन रही है। ऐसे कारण अगर इसी प्रकार का रहा तो कहीं ना कहीं लगता है कि लॉकडाउन में जो मेहनत की गई है उसको क्षति पहुंचेगी। शराब व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तु नहीं है, यह नशे की चीज़ है, यह नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। और अगर किसी को पीनी है तो महंगी भी पिएगा। तो मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस पर 100% का कोविड टैक्स अलग से लगाया जाए और इसकी बिक्री ऑनलाइन हो ताकि लोगों की लंबी भीड़ ना लगे। तो देखिए, राजनीतिक का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक पहलू भी है शराब को लेकर और इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। नंदिनी प्रियदर्शनी सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रियंका राणा भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। नंदिनी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जब से शराब की दुकानें खुली हैं तब से एक बड़ी चिंता इस देश के सामने है, क्योंकि शौक के चक्कर में लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। तो किस तरीके से आप देखती हैं, कितनी भूमिका आप देखती हैं शराब की अगर कोरोना बढ़ता है? जी देखिए, अगर आप फ्रेश आंकड़ों को देखिए तो कल 3000। मेरी आवाज़ एको कर रही है? आपकी आवाज़ आ रही है नंदिनी जी, आप कहिए, अपनी बात रखिए। एको कर रही है, मेरी आवाज़ एको कर रही है, प्लीज़ इस एको को ठीक करवाइए। देखिए, ठीक है नंदिनी जी, आप बोलिए, इतने में दुरुस्त हो जाएगी आपकी आवाज़।
जी देखिए, अगर आप फ्रेश आंकड़ों को देखिए तो कल 3,900 के लगभग जो केसेस हैं वो सामने आए हैं और 200 के लगभग डेथ्स जो हैं वो हुए हैं। और एक दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल है जो पूरी तरह से हेल्दी था, लेकिन कोविड के संक्रमण से उसकी डेथ हो गई, उसकी सडन डेथ हुई। तो ये एक इशू ऑफ कंसर्न है। और जैसा कि देखा गया कि लिकर शॉप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी, तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है। ज़रा सोचिए कि किस तरह से वहाँ पे जो लोग जो खड़े थे वो वापस अपने घर गए होंगे, और उनके साथ जो घर की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके लिए भी उन्होंने संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ा दिया है। आप मार्च 2020 के आंकड़ों को अगर देखिए तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और अब्यूज के केसेस जो है उनमें बढ़ोतरी हुई है। और WHO की रिपोर्ट्स को अगर आप देखिएगा तो लिकर और डोमेस्टिक वायलेंस में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक इशू ऑफ सोशल कंसर्न है। देखिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं जी, वो ऐसे भी कहीं ना कहीं से लिकर जो है उनको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उस लाइन में कई सारे गरीब तबके के लोग भी जो थे वो खड़े थे। और वो जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट है पैसों का, वो राशन से ज़्यादा, अपने बच्चों के स्वास्थ्य से ज़्यादा, अपनी महिलाओं के स्वास्थ्य से ज़्यादा, उनके पोषण से ज़्यादा वो उस बॉटल पे खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो रेवेन्यू, जो स्टेट का, जो सरकार का जो एक रेवेन्यू डिपेंडेंस है, थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू का रिसोर्स है लिकर, तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो अपना जो डिपेंडेंस है रेवेन्यू पर उसको कम करना होगा। सरकार हमेशा ये सोचती है कि उसको लिकर से रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन अगर 1 रुपए सरकार उस बॉटल पर कमा रही है तो 2 रुपए उसको हेल्थ सर्विसेज पे गंवाना होगा, और यूथ की लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी तो होगी ही होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपना जो रेवेन्यू डिपेंडेंस है इस पे कम करना होगा, और रेवेन्यू जनरेशन के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिस पर सरकार को सोचना होगा, सीरियसली सोचना होगा। बिल्कुल नंदिनी जी, देखिए ये सीरियस इशू तो है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो गरीब तबके पे पड़ रहा है, क्योंकि अब राशन की जगह वो लिकर खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। प्रियंका राणा जी, क्या आपकी भी यही चिंता है शराब बिक्री को लेकर? क्योंकि एक तरफ देखिए कोरोना को तो खुले तौर पर आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरी तरफ जो तमाम घटनाएं हैं जो अभी तक रुकी हुई थी, डोमेस्टिक वायलेंस की या किसी और तरीके की घटना की, उनमें अब तेजी आएगी, आपको भी लगता है प्रियंका जी? जी प्राची, और अगर आप देखें तो देखिए पूरे देश के लिए एक संकट की घड़ी आ गई है, क्योंकि 40 दिन का लॉकडाउन ऑलमोस्ट फेल ही हो गया है, क्योंकि आपने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा दी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और कमाल की बात तो ये है, जिस देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद है, आपकी पाठशाला, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद है, वहाँ पे आपने मधुशाला खोल दी है। कमाल की बात है कि अगर आपकी पूरा अर्थव्यवस्था अगर सिर्फ इसी पर टिकी हुई है, तो अभी आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको क्या चीजें सफर करनी पड़ेंगी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो सरकार को ये चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए थी। अगर आपको खोलना भी था तो आपको पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ खोलना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। अभी पंजाब सरकार ने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की प्लानिंग की है, साथ में ऑनलाइन जो है इसकी पूरी प्लानिंग की है, लेकिन उससे पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब प्लानिंग करके तब ये सब चीज खोलनी चाहिए थी तभी। और ये नेसेसिटी की चीज नहीं है। आज आपने एक गरीब परिवार को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया है। उसके घर में जो औरत अपने पैसे बचा करके रखे हुई थी कि कभी मुसीबत की घड़ी में हम लोगों को काम आएगा, लॉकडाउन के समय में काम आएगा, क्योंकि सारी फैक्ट्रीज बंद है, सारे आपके काम जो है वो बंद पड़े हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसके सारे पैसे उस आदमी ने खर्च कर दिए होंगे जिसको नशे की लत लगी हुई है। उसके घर में दूध का पैकेट नहीं आ रहा है, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। आज मुझे बताइए, सरकार, हमारी भी एनजीओ है, हम फूड डोनेशन करते हैं, लेकिन हम लोग भी डिपेंडेंट हैं लोगों के डोनेशन के ऊपर। आज कोई यहाँ पे डोनेशन नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा ये देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन है, ये लोग तो शराब बेच करके उड़ा देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी जो महिलाएं हैं वो किस तरह से इसको सफर करेंगी। काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी पतियों को पीट करके छोड़ देते हैं, और वो इस टाइम पे जो ओपीडी खुली भी नहीं है, डॉक्टर की हेल्प भी नहीं ले पाएंगी। तो आप सोचिए किस तरह से पूरा देश
आज संकट की घड़ी में है और किस तरह से सरकार ने एक अपना जो लापरवाही का रवैया अपनाया है, ये बहुत ही चिंताजनक है और मैं इसको बहुत ज्यादा निंदनीय कहूंगी। बिल्कुल, देखिए अपने अपने पक्ष हैं इस पर ज़रूर। नंदिनी जी, जैसा आपने कहा, आप दोनों ही ये कह रही हैं कि रेवेन्यू जो है वो इससे आता है, इस बात से तो खैर बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या विकल्प हो सकते हैं? पूरी तरीके से सरकार के फैसले को हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार को सैलरी भी देनी है राज्य कर्मचारियों की, तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी दुरुस्त करना है, जो गरीब हैं उन तक खाना भी पहुँचाना है। तो रेवेन्यू की ज़रूरत तो है नंदिनी जी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है इसकी राशनिंग कर दे, जैसे होम डिलीवरी करा सकते हैं, लिकर की होम डिलीवरी करा सकते हैं, जिनको लिकर चाहिए उसके लिए वो होम डिलीवरी करा दे। उससे क्या होगा, और स्ट्रिक्ट राशनिंग के साथ होम डिलीवरी हो, उससे क्या होगा कि जो सप्लाई बॉय होगा उसको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा और उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो सुधर सकती है। लेकिन मैंने देखा कि सरकार स्पेशली दिल्ली में किस तरह से 70% जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये तो एक तरह से जो गरीब है उसकी थाली पर लात मारने का काम हुआ है, क्योंकि जिसे लिकर खरीदना है, जिसे शराब खरीदनी है, वो आप कितना भी उस पर टैक्स लगाइए वो खरीदेगा ही खरीदेगा। साथ ही साथ उसका इल इफेक्ट ये होगा कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो कम होता जाएगा और बच्चों का, महिलाओं का जो न्यूट्रिशनल लेवल है कम होता जाएगा। और हमारे देश में देखिए कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत नामी इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो खुद एक बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर एक बढ़िया टीम बनाई जाए, जिसमें इस तरह के लोगों का ज्ञान और अनुभव से मुझे लगता है कि इकोनॉमी को बेल आउट करने के कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक टीम बनाई जाए, ताकि उनके जो डिसीजंस हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कराए जा सके। सरकार इन सब इश्यूज़ पे सोच सकती है। बिल्कुल, इन इश्यूज़ पे सोच सकती है और ख़ुद सरकार के नुमाइंदे ही अब सुझाव भी दे रहे हैं कि ऑनलाइन बिक्री जो है वो शराब की शुरू कर दी जाए। प्रियंका जी, ऐसे में सवाल देखिए सामाजिक जिम्मेदारी का भी है। अगर सरकार ने फैसला लिया, जिस पर कई सवाल हैं और आप लोगों ने भी चिंता जाहिर की, लेकिन नहीं लगता कि कुछ उन लोगों को भी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए जो शराब खरीदने जा रहे हैं? वो क्यों भूल जा रहे हैं कि ये शौक, ये जाम उनकी जान पर कितना भारी पड़ सकता है? कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर ही लें अगर दुकान पर जा भी रहे हैं तो। सोशल डिस्टेंसिंग का तो शुरू से बोल रही हूँ कि कोई भी नागरिक, आज देश के हर एक नागरिक को अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है कि आप लोगों को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए, ये आपके भी हाथ में है कि आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को, क्योंकि इसका सिर्फ एकमात्र इलाज, क्योंकि वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, ये सरकार बार बार लगातार आपको समझा रही है। और लॉकडाउन भी इसीलिए होता है, लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे जाकर के आपको लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा ही, लेकिन आपको ही अपनी जिम्मेदारी के साथ ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको इस बीमारी से बचना है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे इस कोरोना वायरस के साथ रहना है, ये आपको निश्चित करना है। तो हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने आप को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आगे जाके समाज के अंदर एडजस्ट करे, अपने आप को किस तरह से रोजमर्रा की जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करें, और तभी जाकर के देश और हम पूरे समाज को इस बीमारी से बचा सकते हैं और इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। अगर ये बात अभी भी नागरिकों को समझ में नहीं आ रही है तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि बार बार इस चीज को डॉक्टर्स, बार बार सरकारें आप ये बता रही हैं। और हालांकि सरकार को इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी आप लोग कर सकते हैं, ये कोई बहुत ही आवश्यक वस्तु नहीं थी। हाँ ठीक है, रेवेन्यू आपका आता है, जनरेट होता है, मैं मानती हूँ उस बात को, लेकिन वही रेवेन्यू अगर आपका स्वास्थ्य विभाग से खर्च होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब जाके उतने ही केसेस बढ़ जाएंगे, उतने ही ज्यादा आपके पास कोरोना वायरस के आइसोलेशन सेंटर्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो इस अर्थव्यवस्था का क्या फायदा। तो गवर्नमेंट को ऑनलाइन डिलीवरी करनी चाहिए। जितने भी आपके ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले जो बंदे हैं, जो आप आधिकारिक रूप से उनको पास दीजिए, सिर्फ उन्हीं को निश्चित कीजिए कितना अमाउंट
जैसे 2 लीटर या कितना भी एक बंदे को कितना मिलेगा उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है वो किस तरह से इस चीज को करती है। अगर ये पहले से ही कर देती तो शायद इतना ज्यादा जो संकट आज देश पर आया है। अब आपको नहीं पता, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, मेडिकल किट नहीं है, किसी डॉक्टर्स के पास नहीं है, जो आपके कोरोना वॉरियर्स हैं। आप पहले ही जानते हैं कि कितने सारे इवन मीडिया कर्मी, आपके पुलिस अधिकारी कितने ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से। उसके बाद भी अगर सरकार इस तरह के रिस्क ले रही है और नागरिक तो देखिए, अगर जो नशे के अधीन है उनको तो समझदारी का मैं पाठ कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि उनको तो पहले से ही नशे ने वश में किया हुआ है। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस बीमारी में कम से कम थोड़े दिन अगर आप इस चीज से दूर रह जाए तो शायद हमारे देश में जो ये संकट आया है उससे हम बच सकते हैं। और काफी तक तो हमने कंट्रोल भी किया है। अगर आप देखिए तो घरों के कितने लोग आज घर में बैठे हुए हैं, 95% लोगों ने इसको फॉलो किया है, लॉकडाउन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज उन सबकी मेहनत जो इतने डेडिकेशन के साथ पूरे देश के साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिला करके, लेकिन आज उन सबकी मेहनत पानी में चली जाएगी। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, लॉकडाउन का भी पालन किया है और उसकी तारीफ भी हो रही है क्योंकि देश के नागरिक ही हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं सरकार के फैसले को। नंदिनी जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि बाहर जितनी भी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनके मन में गुस्सा पैदा हो सकता है, वो भी फिर चिढ़ सकते हैं इस बात से कि हम घर में बैठे हैं, बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार के आदेश पर ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ये स्थिति भी क्या उत्पन्न हो सकती है कॉन्ट्रडिक्शन की? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सरकार को एक बहुत ही जिम्मेदार पिता के रूप में सामने आना होगा और बहुत ही प्रबलता से काम करना होगा। मुझे लगता है कि अफरा तफरी में जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये लॉकडाउन का डिसीजन जो है बहुत ही सराहनीय है और लोगों ने इसका पूरे डिसिप्लिन के साथ पालन किया है। लेकिन जो ये अफरा तफरी में आए दिन जो डिसीजंस आते हैं, कभी लिकर शॉप्स खोल दिया, ये बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति लोगों के मन में पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो पूरी प्लानिंग के साथ सामने आना होगा और एक फेज्ड आउट मैनर में लॉकडाउन को खोलने की बात करनी होगी, या फिर जो भी उनको दुकानें खोलनी है उसको पूरी प्लानिंग के साथ सामने रखना होगा और लोगों को समझाना होगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो सामने आया है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो माइग्रेंट लेबरर्स का है और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा जॉबलेसनेस जो है वो हुई है। आप अगर आंकड़ों को देखिए तो ओनली मुझे लगता है कि 12% जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर में हैं और बाकी लोग जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम से भी कई सारे लोग जो हैं वो कवर नहीं हो पाते हैं। तो सरकार जो है फिलहाल मैंने हमेशा से कहा है कि जो ये पीडीएस सिस्टम है उसमें कई सारे ऐसे लोगों को भी उसके तहत लेकर आए, उसके अंदर लेके आए जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं है। कम से कम उनको टेम्पररी राशन कार्ड्स दिया जाए और कुछ स्पेशल प्रोविजंस किया जाए सीनियर सिटीजन्स के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जिन लोगों के जनधन अकाउंट नहीं है। जैसा कि अभी एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ने कहा, उनके हाथ में भी पैसा देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग हो और इससे एक तरह से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और देखिए, समय आ गया है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में। अगर आप देखें तो कभी किसी ने गांव के बारे में, किसान के बारे में, खेती के बारे में और विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में किसी ने सोचा नहीं। लेकिन इस पैंडेमिक ने ये दिखाया है कि किस तरह से गांव को सेल्फ सफिशिएंट अब बनाने की ज़रूरत है। उनका एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको बहुत ही ज़्यादा सशक्त और सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। और ये जो चीजें हैं लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पहले इस पैंडेमिक से डील कर लिया जाए और आगे आने वाले दिनों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी देखिए डॉक्टर्स जो है
सरकार को नहीं लेना किस तरह चाहिए से पूरी इफेक्ट हो तरीके रहे से। हैं। देखिए, जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर राहत आपको 3.0 में मिली है, यानी लॉकडाउन 3 में मिली है, तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी बढ़ गई है। शराब की बिक्री को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि शराब की जो बिक्री है उस पर किस तरीके से जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, जिम्मेदारी को लेकर भी चर्चा हो गई आपसे और क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, इसको लेकर भी चर्चा कर ली। एक और सवाल है जो मन में आता है, जिसका छोटा सा जिक्र आपने किया भी था, कि जो सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं, जो भूखे पेट को भरने की कोशिश कर रही हैं, खाना उन तक पहुंचाती हैं, उनको जो डोनेशंस मिलती हैं, क्या अब उसमें भी कमी हो सकती है इस कदम के बाद? जी बिल्कुल साथी, और डोनेशन की कमी इसलिए होगी क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हम लोग जो कहते थे कि भाई गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 2-2 दिन से भूखे हैं, आज वो कहते हैं कि इनको खाना देकर के क्या करेंगे, ये तो जो भी अगर हम लोग डोनेशन देंगे वो सारा पैसा है वो सारा शराब में बहा देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि एक आदमी के पीछे परिवार भी होता है, उसके छोटे बच्चे भी होते हैं। हम लोगों ने हालत देखी है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से पानी आ जाता है जब ऐसे लोगों की हालत को हम देखते हैं। महिलाएं भूखी हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं घर में जो बिल्कुल असहाय हैं, घर से बाहर उनको राशन भी नहीं मिल रहा है क्योंकि दुकानें उस टाइम पे बिल्कुल बंद थी। हालांकि अभी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अब फिर दोबारा से अगर इस तरह की जो भीड़ दोबारा से देखने को मिली है, इस तरह से गवर्नमेंट फिर से एक्शन लेगी और फिर से स्ट्रिक्टनेस दिखाएगी तो कोई फायदा नहीं हुआ है। उसके बाद से वही आगे के दिन आने वाले हैं। और हम बिल्कुल, लोगों के देखिए लिए तो ये बहुत अहम मुद्दा है और कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। कितनी मुश्किलें इससे पैदा होंगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दोनों का शुक्रिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रदेश में शराब की दुकानें एक तरफ खुल गई हैं तो काशी विद्युत परिषद भड़क उठा है। काशी विद्युत परिषद ने सरकार से अब मंदिरों को भी खुलवाने की मांग की है। काशी परिषद के मंत्री राम नारायण द्विवेदी ने एबीपी गंगा से बातचीत में सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था की जाए। द्विवेदी जी, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से मदिरालों को खोला गया है और वहाँ पर प्रशासन अपने ढंग से पूरी व्यवस्था और इंतजाम के साथ उसको खुलवा रही है, तो हमारा ये कहना है कि जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर है और जहाँ पूर्णतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, तो उस दृष्टि से उन मंदिरों को भी खोल दिया जाए। क्योंकि मदिरा पी करके जब लोग घरों में जा रहे हैं तो तमाम प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहे हैं और लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन जो लोग झेल रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, इस संक्रमण काल से विजय प्राप्त करने के लिए उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं से एक ये भाव आ रहा है कि हम लोगों को भगवान का दर्शन हो। जो मानसिक एक तरह से कहीं ना कहीं से कुंठा और तनाव की स्थिति बन गई है लोगों को घर में रहते रहते, तो अगर भगवान का दर्शन करेंगे, जलधारा करेंगे, देवी का दर्शन करेंगे, भगवती का दर्शन करेंगे, तो निश्चित कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। और ये बात दिमाग में आई कैसे आप लोगों के? ये बात जब हम लोगों के सामने ये पता चला कि मदिरालय खुल गए और हम लोगों ने समाचार के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जब ये देखे कि 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगा करके वो लोग मदिरालय में खड़े हैं और मदिरा की बिक्री हो रही है, तो हमें लगा कि जब इस तरह की स्थिति हो रही है तो हमारी काशी विद्युत परिषद के तमाम लोगों ने और जनता ने हम लोगों से आग्रह किया कि अगर मंदिर भी खुल जाते हैं, कुछ संतों ने, कुछ महंतों ने भी हम लोगों से विद्युत परिषद से आग्रह किया कि आप लोग, भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक संस्था है श्री काशी विद्युत परिषद, और काशी विद्युत परिषद के माध्यम से ये एक मांग सरकार से, प्रशासन से आग्रह किया जाए कि यदि संभव हो तो नियमानुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के जो नियम हैं उनके अनुसार इन मंदिरों को भी कुछ काल के लिए खोला जाए, जिससे लोगों को मानसिक शांति और मानसिक ताप से विराम मिले। तो ये इनकी बात थी, इनका ये कहना है कि मंदिरों को अब खोला जाए और लोगों को मानसिक शांति मिलेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।